सरल भाषा में आप मुझे हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि एआई का मतलब क्या होता है? देखिए पहली चीज़ तो ये कि ये जो मिथ बना हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई चीज़ है और ये अभी मतलब हाल के 3-4 साल में पॉपअप हुआ है, इस तरह का नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज नहीं, जब से कम 20-30 साल पुरानी चीज़ें हैं। जो ये कॉन्सेप्ट था वो चला आ रहा था। जी। सिंपल भाषा में अगर एज़ अ लेमैन अगर आप समझना चाहें कि एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये एक उस तरह का कॉन्सेप्ट प्रिवेल करता है कि जो एक मनुष्य सोच सकता है, कर सकता है और उस पे डिसीजन ले सकता है, वो मशीन उसको रिप्लेस करके खुद करने लगता है। तो बेसिकली अ ह्यूमन बीइंग व्हिच इज़ डूइंग एनी काइंड ऑफ एन एक्टिविटीज़, थिंकिंग एनी काइंड ऑफ अ डिसीजन और एनी काइंड ऑफ अ टास्क ही इज़ डूइंग, द मशीन रिप्लेसेस एंड स्टार्ट डूइंग एंड ही जस्ट रिप्लेसेस द ह्यूमन बीइंग। मतलब हम्म, वो मनुष्य की जगह ले लेता है। हम्म, लेकिन वो सिर्फ़ लेकिन ये कहना कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आने से और क्या बोलते हैं मनुष्य का रोल ख़त्म हो जाता है, नहीं, वो एक तरह से अगर सिंपल भाषा में मैं आपको ये भी बोलूँ हम्म, शांत, तो ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है ना कि सप्लीमेंट है हम्म, ह्यूमन के लिए। हम्म, तो बेसिकली जैसे हम लोग पहले शुरू में कभी काम करते थे, जो स्कैटर्ड होता था काफ़ी चीज़ें, हम्म, उन स्कैटर्ड को हमने फिर कंसाइज किया, तो एक पिरामिड अगर आप उल्टा कर दें, हम्म, जो पहले ऊपर एकदम ब्रॉडर था लेकिन लास्ट में नैरो हो जाता है। जी। तो वो बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट इसमें है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो था, अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ थी, हम्म, उसको स्ट्रक्चर करते हुए हम एक पॉइंट पे ले आते हैं और हम्म, वो उसको करने के लिए कई चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। एल्गोरिथम्स बनाए जाते हैं, कोडिंग्स बनाई जाती हैं, तो इन पूरी चक्रव्यूह और इन पूरी सिनर्जी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं। तो इसका आप डॉक्टर साहब कोई उदाहरण देकर के और समझाना चाहेंगे? जैसे कि मेरा नाम आर्टिफिशियल प्रकाश है, तो मान जी। लीजिए कि मैंने सुना है कि बहुत सारी इसमें फेक जैसे आजकल वीडियोस भी बनने लगे हैं, तो किस तरह से, मतलब कोई उदाहरण आप एआई हर का दे पाएं हर अगर? टेक्नोलॉजी का देखिए प्रकाश, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव रोल होता है, जी, प्लस और माइनस होता है जी। टेक्नोलॉजी में हमेशा भी। हम्म, तो जहाँ तक एआई है, एआई का यूज़ जो कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए किया जाता है, वो बहुत ही मतलब उसका रिजल्ट फैंटास्टिक है, मतलब वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन है आदमी के। हम्म, अगर मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, आप एक चीज़ सोच रहे हैं, तो हमारी एक लिमिटेशन है। लेकिन मशीन को हम इस तरह ट्रेन कर देते हैं कि मशीन हमारे जैसे कम से कम लाखों लोगों की तरह सोचने लगता है और उसमें कई वेरिएंट्स आते हैं, जिससे उसको फ़िल्टरिंग करके वो एक कॉन्क्रीट डिसीजन मेकिंग पे ले जाता है, जो कि 100% एक्यूरेसी जिसका होता है। हम्म, जहाँ तक हम बात करते हैं डार्क और डीप वेब, डिस्ट्रक्टिव, हम्म, बेसिकली डिस्ट्रक्टिव साइड, जी। तो ऑब्वियसली अगर एआई ने कभी तो नहीं सोचा होगा ना कि मुझे डिस्ट्रक्टिव भी यूज़ किया जाएगा। तो अगर मैं एक सिचुएशन पे हूँ जहाँ पर मैं अभी सच आपके साथ एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मुझे एक इसी लोकेशन पे एक हमारी इमरजेंसी पॉडकास्ट या कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर मुझे ही सेम उपस्थित होना है। हम्म, तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रारूप तैयार करता हूँ और सिमिलर लाइक मेरी तरह एक वहाँ पर सिमुलेशन क्रिएट करूँगा, जो कि मेरी तरह ही बोलेगा, मेरी ही तरह तर्क देगा, सब कुछ। लेकिन वो बेसिकली मेरे माइंडसेट से तैयार होगा। तो जहाँ तक डार्क और डीप वेब की बात करते हैं, बेसिकली क्या ये तो एल्गो क्या ये संभव है इस तरह का एक्सपेरिमेंट? एब्सोल्युटली ये शुरुआत हो चुकी है और इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं ये इट्स मतलब यूएस में, इंडिया में भी कई जगह पर इसको प्रयोग किया गया है। तो ये डॉक्टर साहब किसी खतरे की घंटी तो नहीं है? देखिए वही है कि आप टेक्नोलॉजी को अगर एक सही दिशा में ले जाते हैं तो आपके लिए वो बेसिकली हेवन है बेनिफिशियल है। और अगर डिस्ट्रक्शन में ले जाते हैं तो हेल है। जी। तो वो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। हम्म, सी टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। हम्म, मतलब मैं आपसे जी, बात कर रहा हूँ, अगली सेकंड में कुछ और टेक्नोलॉजी आ जाएगी। जी। तो इसको कंट्रोल करना, इसको सिनर्जाइज करना और इसको बेसिकली स्ट्रक्चर करना, वो ह्यूमन बीइंग का काम है। हम्म, अगर आप उसको मशीन को सब कुछ अपने पे छोड़ देंगे तो वो एकदम से डिजास्टर बन जाएगा, वो फिर आपको कंट्रोल करने लगेगा। हम्म। तो यू शुड कंट्रोल द मशीन, नॉट मशीन शुड कंट्रोल यू, दैट्स अ सिंपल फिलॉसफी। तो मैं समझने के लिए और इसी क्वेश्चन को और फर्दर इस पे डेवलप करने के लिए मैं एक आपको एक पिक्चर का उदाहरण दे करके मैं पूछना चाह रहा था कि बहुत पहले बड़ी प्रसिद्ध फिल्म, बड़ी हिट फिल्म आई थी हॉलीवुड की, टर्मिनेटर। जी।
वो 80 के दशक में बनी हुई फ़िल्म थी और उसमें इसी तरह की कोई कल्पना की गई थी कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक बार आ जाएगा और रोबोट्स बनने लगेंगे और कल को जो है वो इंसानों पर हावी हो जाएँगे और स्वचालित मशीनें हो जाएँगी जो इंसानों के खिलाफ भी कभी आगे चल कर के इतनी इंटेलिजेंट हो जाएँगी कि कल को इंसानों के विरुद्ध भी जा सकती हैं। तो जी। क्या ये आप संभव होते हुए देख पाते हैं? ऐसा बिल्कुल, संभव है? बिल्कुल, और इसमें ऐसी बात नहीं है कि देखिए, वॉरफेयर एक अलग लेवल पे इस समय काम कर रहा है। हुँ, हर कंट्री आज के आप देखें जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, जिस तरह से कंट्रीज़ अपने आप को न्यू इनेबल्ड कर रही हैं सारी चीज़ें, हुँ, तो ये एक बहुत बड़े अलार्म की घड़ी है और इसमें हर कंट्री जो है एक नेक्स्ट लेवल जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही है। सी गेम क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन पे आना जहाँ पर ह्यूमन का लॉस कम हो, मशीन उसको रिप्लेस कर ले। हुँ, हुँ, हुँ। तो जो आपने टर्मिनेटर वाली बात बोली, 2005 में यूएस ने एक फ़ोर्स बनाई जिसका नाम था डेल्टा फ़ोर्स, राइट। जो कि इराक इन्वेजन में उन्होंने यूज़ किया था, बगदाद में भेजा था। हुँ, हुँ। और सिमिलर लाइक वो रोबोटिक सोल्जर्स थे जिनको यूज़ किया गया था। तो 2005 और में ये कब हुआ था आपने बताया किस 2005 2005 2005 जी। में उस फ़ोर्स का नाम था डेल्टा फ़ोर्स, जिसको एज़ अ टर्मिनेटर फ़ोर्स बोला जाता था। वो बेसिकली स्वचालित रोबोट्स थे जिनको यूज़ किया गया तो वहाँ आप पर। कह रहे हैं कि 2005 में ये प्रयोग हो चुका है। एब्सोल्युटली। और मैं कोई आपको नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। जी। मुझे याद है कि मैं बचपन में जब था तो एक स्टार ट्रेक जी, जी, आता था हम सब और ने मैं देखा उसको था। संडे को बैठ के सुबह जी, जी। देखता था। तो उस समय एक कैप्टन मैकॉय होता था और वो सामने अपने वो पंच करता था और सामने स्क्रीन में वो आ जाते थे, लोग बात करते थे, उसके बाद वो ह्यूमिलेट करता था, मतलब वो सिमुलेशन करता था, काफ़ी चीज़ें थी। जी, उस समय फैंटेसी लगता था। जी। आप आज के समय में देख लीजिए, स्काइप आ गया, रियलिटी बन सारी गई, सारी चीज़ें आ गई हैं। रियलिटी बन गई। तो ये जो ऑटोनोमस और जो बेसिकली हम जिसको हम बात करते हैं, ये कोडेड कमांडर्स की हम बात कर हुँ, रहे हैं, हुँ। जो बेसिकली आप तो सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, अब तो कमांडर्स को भी रिप्लेस करने के लिए बात हो रही है। हुँ, हुँ। तो बेसिकली ह्यूमन इंटरवेंशन, जो ह्यूमन आउट ऑफ लूप चला जाएगा और बेसिकली वहाँ पर सारी जो है मशीन फिलअप करेंगी सारी चीज़ें और उसको रोल आउट करेंगी। हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है कि इंडिया इस पे काम नहीं कर रहा है, कई चीज़ें हैं जो हम पब्लिक डोमेन में नहीं लाते हैं। जी। लेकिन जो इस तरह की चीज़ें आपने बताई, जो बेसिकली जिस तरह से आप टर्मिनेटर सोल्जर की बात कर रहे राइट। हैं, स्टिल वी आर वर्किंग ऑन दैट और जी। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट विल बी देयर इन द पब्लिक डोमेन ऑल्सो। तो अभी वर्तमान में एआई क्या आम जनमानस में किसी प्रकार का एक योगदान दे रहा है? किस-किस फ़ील्ड्स में दे रहा है? जैसे सी कोई मेडिकल में दे रहा जी। है, मेडिकल साइंस में दे रहा है या मतलब आम जनमानस में हमें प्रभावित कर रहा है क्या? अब प्रकाश, अगर आप देखते हैं, अगर इन टोटलिटी, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन डिफेंस है, तो अगर मैं देखता हूँ इन टोटलिटी इस समय वर्ल्ड में जो मार्केट है एआई की, 10.9 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट है। और क्षेत्र एआई, सी एक हमारे प्रोफेसर ने मुझे मैं 2012 में मैंने पोस्ट डॉक करी थी एआई में, हुँ, हुँ। हेल्बॉर्ग यूनिवर्सिटी से। हुँ, हुँ। और मुझे यही बोला गया था कि यू कैन नॉट इग्नोर द टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली, अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली। जी, अदरवाइज जी, टेक्नोलॉजी विल अडॉप्ट यू। जी, जी, सिंपल जी, भाषा में था। जी, जी, गैप है काफ़ी। जी। मैं 2012 की बात कर रहा हूँ कि हमने उस समय अपनी डिफेंस कंप्लीट कर ली थी, पीएचडी हुँ, और हुँ। पोस्ट डॉक इन एआई, हुँ। एमएल एंड नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज जी। पे। इंडिया में ऐसा नहीं कि एआई नहीं था, हुँ, लेकिन जो उसकी इम्पोर्टेंस और उसको जो स्ट्रक्चरिंग चालू हुई, हुँ, वो हुँ। बेसिकली लास्ट के 5-7 साल में हुई, जिसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आप देखिए, एआई जी, मिशन को जी, जी। लॉन्च किया जी, जी, एआई मिशन। और बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से जा रहा है, जिन्होंने उन्होंने पूरा रोड मैप बना दिया कि अगले 15 साल के अंदर वी विल बी एट अ लेवल ऑफ समथिंग ऑन यूएस। अच्छा। तो वो बेसिकली एक सराहनीय काम है और उसमें कई चीज़ें हैं, हुँ, हुँ। क्षेत्र भी अलग अलग हैं। जी, अगर आप बात करते तो एआई सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं है, जी। एआई आपका कृषि के लिए भी है, जी, जी। मेडिकल के लिए भी है, बिल्कुल, एवरीवेयर बिल्कुल। इट इज़ देयर, जी, जी। एजुकेशन के लिए है और वाटर, आई मीन कहीं भी आप लें एआई इज़ देयर। हुँ, हुँ। तो बेसिकली एआई एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है टेक्नोलॉजी का। हुँ, हुँ। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी जो ये पॉडकास्ट का माइक लगा हुआ है, इसके अंदर भी नॉइस कैंसिलेशन है, तो एआई उसको रिड्यूस कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। जी। आपको करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली माइक ऑटोमैटिकली अपने कर आप से रिड्यूस जी, कर रहा है, जी। सारी चीज़ें फ़िल्टर कर रहा है और उसको एक सेमी स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेज़ेंट कर रहा है। हुँ, हुँ। तो अगर जहाँ तक हम बात करते हैं, हेल्थ है, एनर्जी है, एजुकेशन है, ये सारे सेक्टर्स पे इंडिया का तो मैं बता सकता हूँ कि वी आर वर्किंग वेरी एग्रेसिवली और डाउन द लाइन, दैट इज़ वेरी मतलब गुड टू नो। हाँ, हुँ। और इसमें
मुझे नहीं पता कि इंटरनेशनल फ्लोर्स पे क्या दिखाया जाता है, लेकिन जहाँ तक अगर इंडिया की बात करते हैं तो एआई मिशन तो एक डिफरेंट लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपना स्टार्ट करना चालू कर दिया। अभी मैं जैसे अगर मैं डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ और हमने, मुझे और कंट्री का तो नहीं पता, लेकिन हमने एआई पे एसओपी और पूरा फ्रेमवर्क गाइडलाइंस पूरी बना के ट्राई सर्विसेज के लिए उसको वी हैव इन पुट इट ऑन द सबमिशन। तो हमारी गाइडलाइंस बन गई है, हमारा पूरा फ्रेमवर्क तैयार है। ट्राई सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। जी नहीं तो वी आर ट्राई सर्विसेज से आपका मतलब? ट्राई सर्विसेज का जिसमें बेसिकली नेवी, एयरफोर्स और टेरिटोरियल आर्मी तीनों का इंटीग्रेशन जो होता है, तो वो ट्राई सर्विसेज जो आईडीएस है उसके लिए। तो ऑलरेडी एआई उस पर काम, मतलब ऑलरेडी हम लोग ने काम करना चालू कर दिया, फ्रेमवर्क बन गया, एसओपीज बन गई हैं। अब इंटीग्रेशन की बात हो रही है। जिस दिन ये इंटीग्रेशन फुल्ली तरीके से हो जाता है, आई डोंट थिंक कि चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ को हम लोग मैच कर पाएंगे। मैच नहीं, मैच तो कर लेंगे। मैच नहीं, मैच तो वो हमारे बराबर है ही नहीं है। मैच तो नहीं है। चाइना, क्योंकि चाइना ने काफ़ी इस पे काम किया हुआ था। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी उसने लॉन्च करी हुई थी और उस पे काम चल रहा था, लेकिन हमने भी काफ़ी हद तक जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो मेन सिनर्जेटिक जो एरियाज हैं, उस पे काम हो चुका है। तो अभी आपने डॉक्टर साहब एक शब्द का प्रयोग किया था, कोडेड कमांडर्स जी। तो कोडेड कमांडर्स से आप क्या बताना, मतलब ये टर्मिनोलॉजी से आप क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब क्या है इसका अर्थ, क्या है सरल भाषा में? ये बेसिकली क्या होता है कि अगर हम बात करें तो डिजिटलाइजेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द कमांडर्स, सिमिलर लाइक कमांडर्स, आर्म फोर्सेस। तो अगर कमांडर्स की क्या परिभाषा होती है? कमांडर एक सोल्जर होता है जो आदेश का पालन करता है। कमांडर्स जी होता है जो पूरा डिसीजन लेता है, सही गलत का फैसला बताता है, आगे मूवमेंट को, ट्रूथ्स को बताएगा, बिहेव करेगा, सोचेगा, मूव करेगा और डिसीजंस लेगा और एक्शन लेगा और ऑर्डर्स भी देगा। तो ये तो बहुत खतरनाक बात है या अच्छी बात है डिसीजन मेकिंग में से? देखिए, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? मतलब मैंने आपको पहले बताया कि दोनों पहलू हैं जी। कई जगह हमें इसकी जरूरत पड़ती है, कई जगह ये हमारे लिए थोड़ा सा, लेकिन एआई कहीं भी ये नहीं बोलता कि मुझे आप फुल्ली इक्विप्ड कर लो। एक सिंपल फिलॉसफी है टेक्नोलॉजी की, एक सिंपल परिभाषा हम लोग बोलते हैं कि राइट टेक्नोलॉजी फॉर द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट द राइट कॉस्ट एट द राइट प्रपोर्शन एंड एट द राइट पर्पस। तो ये नहीं होता कि एआई आ गया तो एआई को हम हर जगह एम्बेड कर देंगे। कई जगह ऐसी होती है जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है, हमें एआई की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम बोलते हैं एआई को, भाई अभी तुम शांत रहो, ह्यूमन इंटरवेंशन है, मैं डिसीजन लूंगा, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। तो ये जो एक तो मेरा ये प्रश्न जो है इस दृष्टि से भी आ रहा था कि अगर आपके कमांडर्स जो हैं, मान लीजिए कि वो अगर कोई इंसान ले रहा है डिसीजन या व्यक्ति ले रहा है, तब तक तो सही है कि उसने इन्फॉर्मेशन जितनी लेनी थी एआई से ली बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए, परंतु डिसीजन दिन के आखिर में वही ले रहा है। हाँ, परंतु ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि जो कमांडर्स आप जिनको कोडेड कमांडर्स कह रहे हैं, या एआई जो है वो कुछ इस तरीके से उनको हैक किया जा सके और हमारे विरुद्ध हमारे एआई, हमारे कमांडर्स को भी प्रयोग किया जा सके। आपने पूरी टर्मिनेटर वाली कहानी पूरी वापस ले आए आप। बिल्कुल, देखिए जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, ये दुश्मन देश पे भी लागू होता है कि मान लीजिए हमारे सिस्टम को अगर हैक कर लिया गया जी, तो कल को हमारे जो कमांडर्स हैं जो हमें डिसीजन दे रहे हैं, कल को पता चला हमें गलत डिसीजन देने लगे। अब तो क्या ये संभव है? मेरा मुख्य प्रश्न। नहीं, आप बिल्कुल, आप जिससे आप टेक्नोलॉजी, हम लोग बात करते हैं ऑटोनोमस वेपन सिस्टम की बात करते हैं, आप कोडेड कमांडर्स मीन कोई कमांडर नहीं है, ये बेसिकली एक इकोसिस्टम है जो ऑटोनोमस काम कर रहा है अपने लिए और बेसिकली हर डिसीजंस को अपने एक्टिवली ले रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इजराइल ने जब ये एक अभी जो हमास वाला इशू चल रहा था, उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था एआई का, जिसको बोलते हैं लेवेंडर एंड गॉस्पेल। दो तरह का सॉफ्टवेयर था जो बेसिकली यूज़ हो रहा था और उस टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज़ किया था जो ऑटोनोमस ड्रोन्स का जो काम कर रहा था जी। तो मीन्स उनका सिंपल परिभाषा ये थी कि सारा डेटा उनके पास था। अगर मान लीजिए उन्होंने वॉर सिचुएशन आई, तो सिचुएशन आने से पहले उन्होंने 3 साल पूरे डेटा को फेच किया, पूरा डेटा को कम्युलेट किया, एक डिक्शनरी बनाई, एक डिक्शनरी में से सही प्रीफिक्स किया, सारी चीज़ों को सिंक्रोनाइज किया। उसके बाद उन्होंने सारी वो डिक्शनरी को डाउनलोड किया मशीन के अंदर। जब मशीन के अंदर वो डाउनलोड हो गया तो उसमें 2 सॉफ्टवेयर आए, लेवेंडर एंड गॉस्पेल जिसको बोलता था, जो कि उनके
चर्च के नाम पे रखा अच्छा, गया था। जी जी। और ड्रोन को इस तरह से बना दिया गया कि जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रोन इन बॉक्स, मीन्स बॉक्स खुलेगा, ड्रोन उड़ेगा, हम्म, फ्लाई करेगा, आइडेंटिफाई करेगा टारगेट को, इंगेज करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, उसके बाद वापस आके ड्रोन के अंदर, बॉक्स के अंदर बैठ जाएगा, ड्रोन इन बॉक्स जिसको बोलते हैं। तो मेरा बड़ा सिंपल सा प्रश्न था, मैंने बोला कि देखिए यूएन के, यूनाइटेड नेशन में, और जहाँ पर आज के समय में ये बात हो रही है कि वहाँ कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब लॉस भी हुआ। सी जी इट्स सिंपल, अगर वॉर होगी तो प्लस और माइनस तो होता ही है, जी जी। कैजुअलिटीज़ होंगी उसमें। लेकिन मैंने इस पे बड़ा बारीक से, और मैंने इज़राइल की एक कमांडर है उनके साथ बात भी की। मैंने बोला बताइए, यू हैव लेफ्ट एवरीथिंग ऑन द मशीन? तो बोले डॉक्टर वी हैव नॉट लेट एवरीथिंग ऑन द मशीन, जी। सॉफ्टवेयर था हमारे पास, सब कुछ था, हम्म, पूरा डेटा था। हम्म, हमारे साथ थोड़ा सा दिक्कत ये हुई कि जो डेटा हमने फेच किया था, वो डेटा हम फेच कर रहे थे लास्ट के 3 साल में, और इसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर उनको पता चल गई थी, या उन्होंने क्या किया था, उनको ये पता था कि वी आर टेक्नोलॉजी वाइज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जी तो उन्होंने लोकेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा शिफ्ट किया। जी। तो जहाँ पर मान लीजिए कि कहाँ पर उनका जो सीक्रेट रूम होता था, या जहाँ पर उनका वॉर रूम होता था, वहाँ पर हॉस्पिटल बन गए, डिस्पेंसरी बन गई। तो मशीन को तो आज भी वही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इनका वॉर रूम है। तो जब ड्रोन गया और वो उड़ा और जाके वहाँ पर उसको बॉम्बिंग करनी थी, तो वो कंफ्यूज्ड हो गया कि मेरे पास तो डेटा यही कहता हूँ, मेरे पैरामीटर्स भी मुझे यही कहते हैं कि यहाँ पर इनका वॉर रूम होता था। तो ये उनकी तरफ से भी स्ट्रेटजी खेली गई। अच्छा। उनको पता था कि जी टेक्नोलॉजी जी को कैसे मिसगाइड किया जा जी सकता जी है। जी। नेवरदलेस, तो उसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने पूछा उनसे कि व्हाई यू आर लेफ्ट लीविंग एवरीथिंग ऑन दैट मशीन? तो बोले हम मशीन पे नहीं, हमने सब कुछ मशीन पे छोड़ दिया, लेकिन उसको पंच करने से पहले 7 सेकेंड का जो ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें इन्वॉल्व होता है। मीन्स आइडेंटिफाई हो गया, सब कुछ हो गया, और मशीन फिर अलर्ट मारता है कि मैं सब सारे पैरामीटर्स को मैंने एनालाइज कर लिया, अब मुझे परमिशन दो वहाँ पर बॉम्ब ड्रॉप करने का या मुझे जी जी अटैक करने का। जी जी। जब तक मैं उस पैरामीटर्स को क्रॉस चेक नहीं करूँगा, तब तक मैं उसको पंच नहीं करूँगा। तो जो मेरे कहने का अर्थ है कि अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया और डेटा को इतना छोड़ दिया कि मशीन खुद ही एब्जॉर्व करने लगा, जैसे आप आज के समय में चैट जीपीटी और ये जी जितना आप कर रहे हैं, ये क्या जी कर रहे हैं, आप उस लेवल पे उसको चैट जीपीटी को लेके जा रहे हैं कि वो सारी चीज़ें आपकी खुद ही एब्जॉर्व कर रहा है, और फिर वो आपको खुद डिसीजन देने लगेगा। तो आप वो कहाँ से ये लर्न कर आप रहा उतना है? फ्रीडम जी आप उसको फ्रीडम दे रहे हैं, आप उसको लर्न करा रहे हो जी सारी चीज़ें। जी जी। तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मशीन को उतना ही यूज़ करना चाहिए जितनी की ज़रूरत है। आप इजराइल और यूएस में देख लीजिए, और वो बेसिकली एक लेवल तक ले जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर। ये नहीं है कि या प्रिसिशन वॉरफेयर। तो बेसिकली हम इस तरह नहीं बात कर रहे कि सब कुछ हमने मशीन पे ही छोड़ दिया। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है कि मैन टू मैन लड़ना है, वहाँ पर हम सोल्जर्स को भी भेजते हैं। जहाँ हमें ऐसा लगता है कि जहाँ पर हमें ज़रूरत, हम मैन हमारा नहीं उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा या हमारी कांस्टेंट आते हैं, तो वहाँ पर हम उसको हाइब्रिड पे यूज़ करते हैं। फिर वो सारी चीज़ें एआई और सारी सिक्योर्ड कम्युनिकेशन, एवरीथिंग गोज इन दैट डायरेक्शन। तो अभी हाल ही में हमारा ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी सफलता हमारे पूरे देश के लिए रही। जी, बहुत बड़ा, हम लोग सभी लोग के लिए गौरव का पल था वो। तो उसमें, उसके बारे में, उसमें क्या एआई और अपने ड्रोन्स की बिल्कुल क्या, पूरे तरीके से जहाँ तक एआई का भरपूर उपयोग किया गया उसमें। और इसको थोड़ा विस्तार से बताइए कि तो क्या भूमिका रही एआई और ऑपरेशन नहीं, सिंदूर। देखिए ऐसा होता है ये कि ड्रोन्स का भी हमने देखा कि बहुत प्रयोग हुआ है इसमें। हाँ, जी और ड्रोन्स का, क्योंकि एनिमी कंट्री से भी काफ़ी ड्रोन्स हम पे अटैक किए गए, जी जो छोटे ड्रोन्स जी थे। जी और उनकी मतलब एलाइड कंट्रीज ने उनको सपोर्ट किया, नहीं तो इतना मतलब एक तरीके से देखा जाए, बट वी वर एबल टू कोप अप विद थिंग्स। क्योंकि जो हमारा सर्विलेंस सिस्टम है और हमारी जो बेसिकली वॉरफेयर सिस्टम है वो रॉबस्ट है। जी। जिस तरह से हमने S-400 को यूज़ किया अपना सारा वहाँ पर सारा। तो जहाँ तक हम एआई का, हम ज़्यादा तो मैं आपको इन डिटेल नहीं बता पाऊँगा, जी, जी। लेकिन जो एक जनरल जनता को जानने की ज़रूरत है कि हमने उसको सर्विलेंस में बहुत अच्छे से यूज़ किया। बेसिकली उसको हमने प्रेडिक्टिव एंड इंटेलिजेंस में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया, और वेपन सिस्टम में हमने उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया, और डेटा इंटीग्रेशन में बहुत
यूज़ किया। तो ये इसमें एआई का भरपूर उपयोग किया गया, जिससे हमारा जो प्रिसिशन अटैक्स थे, जो हमारे जो आउटपुट था, वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया। और जहाँ तक मतलब आई डोंट नो कहने लोग क्या कहते हैं, या अलग अलग तर्क होते हैं, अलग अलग टिप्पणियाँ होती हैं, बट इट वाज अ सक्सेस स्टोरी फॉर अस। और इनफैक्ट एयरफोर्स को तो मैं स्पेशल सल्यूट देना चाहता हूँ कि दे हैव डन अ रिमार्केबल जॉब। और मतलब मुझे पता है कि एयरफोर्स किस तरह से काम करता है, तो ये ऐसा नहीं था कि बस वो गए और अटैक करके चले आए, इस तरह नहीं है। उस अटैक को करने के पीछे कितनी रात वो नहीं सोए, कितना उन्होंने इंटेलिजेंस गैदरिंग करी, कितना उन्होंने डेटा को, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर किया, किस तरह से ऑटोमेटेड वेपन सिस्टम उसको इंटीग्रेट किया गया। बहुत चीज़ें हैं इसमें जो पब्लिक डोमेन में नहीं पता है। तो आजकल जितने मतलब विश्व स्तर पे भी हम देख रहे हैं जो युद्ध चल रहे हैं, और हमारा भी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसमें अभी जो एक ट्रेंड चल पड़ा है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स का बहुत उपयोग हो रहा है। तो क्या ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि जो हमारे मानवीय फौज है उसकी भूमिका घट रही है, और हमारे जो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड ड्रोन्स हैं इनकी भूमिका, या एआई बेस्ड जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनकी भूमिका बढ़ रही है? क्या ये कहना सही होगा कि मानवीय फौज की भूमिका घट रही है और उनकी बढ़ रही है? ये सही होगा या ये अतिशयोक्ति होगी? बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले जो समय है, मतलब मैं इसको बहुत क्लियर और इन्वर्टेड कॉमर्स में बताना चाह रहा हूँ, तो वो जो वॉरफेयर है वो हाइब्रिड वॉरफेयर पे आया है पूरा गेम। कन्वेंशनल वॉरफेयर थोड़ी सी अब कम हो रही है। वही मेरा मुख्य जी। अब आप देख लीजिए, सोशल वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक वॉरफेयर है, तो परिभाषा चेंज हो रही है। आज के समय में आप अगर देखें तो हमें मिसाइल शूट करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक एक्स लोकेशन में बैठा बंदा 4 लोगों को एम्प्लॉय करेगा, और उसके बाद नैरेटिव वहाँ से सोशल मीडिया को कवर करेगा, और वहाँ पर नैरेटिव उसको एक अलग तरीके से ड्रॉ करेगा, और कंट्री सैबोटाइज हो जाती है। एग्जाम्पल आपने देखा जी, अभी हाल में कुछ देशों में हमने देखा, बांग्लादेश में भी आपने देखा किस तरह से यूज़ हो रहा है। जहाँ तक आप ये बात करते हैं कि ड्रोन्स की अगर आप बात कर रहे हैं, यस, जो वॉरफेयर, मतलब मैं बहुत सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ कि जो अब आने वाला समय होगा, मतलब मेरी जो एनालिसिस कहती है कि जो युद्ध होगा वो आकाश में होगा और पानी के अंदर होगा। तो इट विल बी इन एयर एंड अंडर वाटर, जिसके लिए ऑलरेडी थिंग्स हैव स्टार्टेड। लेकिन आप कुछ भी कर लें तो ये जो बेसिकली ह्यूमन इंटरवेंशन है ये कभी खत्म नहीं होगा। लोग कई बार तरह से खत्म कभी नहीं होगा। और जितनी टेक्नोलॉजीज आ रही है उतनी जॉब क्रिएशन भी हो रही है। अब अगर मेरे को ड्रोन उड़ाना है तो मुझे ड्रोन पायलट तो चाहिए ना। जी। और अगर मुझे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को डेटा स्ट्रक्चर करना है डिफेंस में या कहीं पर भी करना है तो मुझे डेटा एनालिस्ट तो चाहिए। तो ये एक जो मिथ और बना हुआ है कि एआई आएगा सबकी जॉब ले लेगा या मशीन आएगी तो ले लेगा, ये नहीं है, कभी नहीं होना है मेरे हिसाब से। जॉब क्रिएशन है, उसी के साथ साइमल्टेनियसली इट गोज बाय साइड बाय साइड। लेकिन जो ड्रोन्स की ये जो वॉरफेयर आपने यूक्रेन में देखा और जिस तरह से रशिया कर रहा है, बेसिकली आप उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो वॉरफेयर है वो पूरी की पूरी एयर पे शिफ्ट हो रही है। तो स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स आ रहे हैं, जैसे ईरान ने अटैक किया इजराइल पे और इजराइल साइमल्टेनियसली अटैक कर रहा है। तो ये बेसिकली सिनेरियो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। अगर आप अब तो एक ड्रोन की बात ही नहीं है जी, अब तो थाउजेंड और मिलियंस ऑफ ड्रोन्स एक साथ आपके ऊपर छोड़ देंगे जी। उसके बाद आपकी मशीन की कैपेबिलिटी कितनी है। अब मान लीजिए जैसे जो वहाँ पर सिचुएशन हुई थी, एक मशीन की अपनी कैपेबिलिटी होती है। एक एक्स मशीन है जो बेसिकली अगर हमने जैसे आयरन डोम यूज़ किया तो आयरन डोम फेलियर नहीं था, उसकी कैपेबिलिटी, क्योंकि उसको इस तरह से बनाया गया था कि इट वाज बियॉन्ड द इमेजिनेशन कि इतने ड्रोन्स एक साथ अटैक कर सकते हैं या इतनी मिसाइल एक साथ आ सकती हैं वहाँ पर। मान लीजिए एक हमने मशीन को बनाया तो उसकी परिभाषा उसको हमने समझाया कि मशीन देखो ज़्यादा 200 मिसाइल्स आएंगी, 300 मिसाइल्स आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती है। तो वो बेसिकली ह्यूमन और इंटेलिजेंस का एक कोरिलेशन भी होना बहुत मस्ट है, महत्वपूर्ण है। अब हमारे को इनपुट यही था कि 200 मिसाइल्स आएंगी, लेकिन जब ईरान ने इजराइल पे अटैक किया उसने 700 400 जो भी अटैक कर दिया, तो मशीन कंफ्यूज हो गया, वो इधर हिट कर रहा है उधर हिट कर रहा है तो वो कंफ्यूज। लेकिन वो एक्सरसाइज उसको ट्रेन भी कर दिया। अब उसने जो 360 डिग्री पे जब उसने एनालाइज किया तो उसने बोला कि मेरे को तो 200 मिसाइल्स के लिए ट्रेन किया गया और यहाँ तो बॉम्बार्ड हुआ, तो वो उस मशीन अपने आप को लर्न कर रहा है। और तो फिर अगले बार वो बोलेगा कि नो मैं
अगर इस तरह के 700 भी आएगा तो आई एम रेडी टू कोप अप। तो इट इज बेसिकली जिसको मशीन लर्निंग हम बोलते हैं, वो बेसिकली यही परिभाषा है कि जब एक्सपोज होता है इन्वायरमेंट तो मशीन अपने आप को लर्न करती है। और तो इसीलिए बेसिकली हम उसको ले जाते हैं, हर जगह पर मशीन को यूज़ कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप जैसा बोल रहे हैं, मुझे तो जो दिख रहा है कि आने वाले समय में मनुष्य ह्यूमन बैक ऑफ द कर्टन बैठेगा और मशीन लड़ेंगे टर्मिनेटर की तरह एक दूसरे के ऊपर। जी जी जी। और एक बहुत बड़ा जो आपने कंसर्न रेस किया, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी, जी, जो हैकिंग, सिक्योर्ड कम्युनिकेशन। अगर हमारा कम्युनिकेशन ही अगर हैक हो जाता है तो हमारे वेपन्स जो हमारे विरुद्ध इस्तेमाल हो सकते हैं। वो तो भाई, अगर एक मिसाइल मैंने छोड़ा यहाँ से एक ए लोकेशन से बी लोकेशन को, और उसकी आईपी मैंने हैक कर ली, तो मैं उसको टर्न डाउन कर दूंगा, वो आके आपके पास ही आ जाएगा। तो बहुत चीज़ें हैं, वी हैव टू बी कॉशियस कि किस तरीके से हमें यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है। इसीलिए आप देख लीजिए, कभी भी फुल्ली ऑटोमेटेड उस पर हम मशीन पे हम कभी भी डिपेंडेंसी नहीं बनाते हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन कन्वेंशनल वॉर पे हमेशा, आप यूएस को ले लीजिए जी, मैं तो आपको बताया कि 2005 में उन्होंने डेल्टा फोर्स को यूज़ किया था, लेकिन उसके बावजूद वो खुद लड़ते हैं। तो वो चीज़ें रहेंगी, लेकिन जिस तरह से होड़ मची हुई है और ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस बन रहा है, ऑटोनोमस डिटेक्शन सिस्टम, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम बन रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय मशीन से ही लड़ेगी। और लेकिन मनुष्य दोनों तरफ से पीछे बैठ के लड़ेगा जी। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि मशीन को हम इस लेवल पे ले आ रहे हैं कि वो डिटेक्ट करने की क्षमता उसकी बढ़ती जा रही है। हम तो दूर से बैठ के ये नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये मनुष्य है या जानवर है रात में, लेकिन मशीन बहुत पूरे पैरामीटर्स और उसको पूरा फुल्ली डायसेशन करके बता देगा कि ये जानवर है और इस जानवर की इतनी लेंथ है, इतना ग्रेविटी है, सब कुछ बता देगा जी जी। तो उस लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो दैट्स अ डेंजरस अलार्म आल्सो व्हिच इज देयर। तो इस पे मैं थोड़ा सा और ड्वेल करना चाहूँगा, आपसे और समझना चाहूँगा कि जब हमारे किसी वेबसाइट, सिक्योर्ड कम्युनिकेशंस हो गए या बैंकिंग सर्वर्स हैं हमारे, उन सब के अंदर कोई दुश्मन देश घुस जाता है, तो क्या हमारे कल को किसी भी प्रयोग के द्वारा क्या हमारे जो ये एआई सिस्टम हो गया या डिफेंस के जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इनको भी भेदा जा सकता है? क्या ये मतलब संभव है या बिल्कुल असंभव सी बात है? संभव असंभव टेक्नोलॉजी में दोनों है जी। अगर आप कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई, तो इट्स अ बैड टेक्नोलॉजी। नहीं कॉम्प्रोमाइज, रोबस्ट टेक्नोलॉजी। तो जहाँ तक हम बात करते हैं कि अगर आप जिस तरह से, मतलब आपने जैसे क्वेश्चन पूछा, हाँ, क्योंकि ये एआई से खतरा जो है हमारे देश को और विशेष रूप से हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स को, तो ये कितना हो सकता है, यही बिंदु मैं आपसे थोड़ा और समझना चाह रहा था। क्रिटिकल, अगर आपने देखा हो शुरू में, तो हमारे कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे अटैक्स हुए जी, एम्स पे हुआ जी, उसके बाद वेबसाइट्स हैक हुई, कोऑपरेटिव बैंक्स में भी अटैक्स हुए। तो वो एक अलार्मिंग चीज़ थी, क्योंकि जी एआई क्या करता है कि एआई को आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। एक एग्जांपल आपको देता हूँ जी, कोऑपरेटिव बैंक का ले लीजिए, हालांकि मेरे डोमेन से बाहर है जी जी। तो मैं इस पे एक बार मैंने स्टडी करी थी और मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स, वो टारगेट किए जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स पे, क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स उनके पास, उनको उस इकोसिस्टम में डेवलप नहीं किया गया कि वो बैड ट्रैफिक और गुड ट्रैफिक को रीड कर पाएँ। उनका स्ट्रक्चर उस तरह का रोबस्ट नहीं बनाए। और उस समय मैं बात कर रहा हूँ 2023 की, तो उस समय 90,600 कोऑपरेटिव बैंक्स थे, छोटे माइक्रो मैक सारे सब मिला के, और 1403 कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे, मुझे याद है आज भी। और हमने ये सजेशन दिया था कि भाई ये चाहे छोटे हों बड़े हों, इनके सब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स तो हो रही हैं, और हैकर्स हमेशा उन पे अटैक करता है जहाँ पर वो अनआइडेंटिफाइड और लो प्रोफाइल रहते हैं, जहाँ पर वो कुछ मतलब अनफोकस्ड रहते हैं। उनको लगता है हमें कौन अटैक करेगा, वहीं अटैक होता है। तो हम लोग ने ये बोला था कि एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाना चाहिए, और उस सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में सारे कोऑपरेटिव बैंक्स को एम्बेड कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो कोई भी डेटा जब उस कोऑपरेटिव बैंक में आ रहा है, तो एआई बेस्ड इकोसिस्टम उसको रीड कर रहा है, फिल्टर कर, आइडेंटिफाई कर रहा है, और उसको ब्लॉक भी कर रहा है वहीं पर, और अलार्म भी कर रहा है, और रिपोर्ट जनरेशन भी कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि चीज़ें काफ़ी हद तक
लेकिन अब छोटी सी कंट्री हो तो समझ में आता है ये भारत देश है, बहुत बड़ा है हम्म, हमारा। हम्म, और जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सारे बैंक हैं, जी 2400 जी जी छोटे बड़े सारे जी मिला जी के, बिल्कुल। तो इनको करना बड़ा थोड़ा सा टीडियस जॉब है। बट हम्म, आई थिंक देर एक मैंडेट आया तो उसमें मैंने देखा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी काफ़ी काम कर रही है। आई थिंक दे आर डूइंग प्रिटी वेल। हम्म, और एक आने वाले समय में ये बेसिकली एक इकोसिस्टम इस तरह से बन जाएगा कि जिससे फिर कोई भी इंफॉर्मेशन इस इन्वायरमेंट में आती है तो वी कैन रीड, उसको हम रीड करके उसको न्यूट्रलाइज करके, अगर गुड है तो आने देंगे, नहीं है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपने इस बिंदु को अभी पहले एक संक्षिप्त रूप में आपने कवर किया था, परंतु एक आम जनमानस में एक धारणा अवश्य आज के दिन में एक चिंता का एक कारण बनी हुई है कि एआई के आने से हमारी जॉब्स चली जाएंगी, या इंसानों का जो एक जॉब्स में एक उनकी जो प्रेजेंस है वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। खत्म अगर नहीं भी होगी तो कम हो जाएगी। ये चिंता कितना सत्य है, कितना सही है, कितना वेल देखिए, प्लेस्ड है? हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ये एक अपने दिमाग से हमें इस चीज़ को निकाल देना चाहिए कि ह्यूमन इंटरवेंशन एकदम ख़त्म हो जाएगा, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन आउट ऑफ द लूप हो जाएगा। जी। ये कभी भी नहीं होगा। हम्म, कोशिशें चल रही हैं इस पे, क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी और जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो इस पे काम करते रहते हैं। तो ह्यूमन आउट ऑफ द लूप होना तो बड़ा मुश्किल है, जी वो कभी भी नहीं होगा, जी। क्योंकि मशीन इतना, इन्वायरमेंट हर पल चेंज हो रहा है, डायनेमिक्स हर पल चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी हर फीच हो रही है, मतलब एवरी कंडीशन, इन्वायरमेंट, एवरीथिंग इज चेंजिंग इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड। तो मशीन इतनी रॉबस्ट भी नहीं है कि वो हर पल के अपने आप को अपडेट कर ले इमीडिएटली, तो ह्यूमन इंटरवेंशन हमेशा बना रहेगा। जहाँ तक जॉब की बात है थोड़ा सा रिड्यूस तो होगा। अब मान लीजिए, अच्छा, अगर आपको लगता है? हाँ, अच्छा। मान लीजिए आप एक डेटा स्ट्रक्चरिंग, मतलब एक डेटा आ रहा है, मान लीजिए कहीं से एक एक्स लोकेशन से डेटा आ रहा है और उसके लिए आपने 5 लोगों को बैठा रखा है, वो डेटा आ रहा है, अब 5 लोगों के पास जा रहा है, 5 लोग उसको फ़िल्टर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसको एक-एक पैकेट बना रहे हैं, फिर वो सारे पाँचों को मिलाया जा रहा है, फिर उसका पैकेट ह्यूमन बने, एफर्ट लग रहा ह्यूमन है। एफर्ट्स लग रहा है। और जो काम एक काम को करने के लिए 5 लोग लगे हुए थे, मशीन बोलता है कि उसके लिए अब आपकी भी ज़रूरत नहीं, 5 की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर दूंगा, करके आपको, और उसके 5 वेरिएशंस भी आपको दे दूंगा। तो वो बेसिकली थोड़ा सा एक्सपोजर जी। होगा इस तरह का। लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ, जॉब क्रिएशन भी होगा इससे। अब भाई डेटा तो आ रहा है, मशीन को बताना भी तो पड़ेगा, भैया तुम ये डेटा को लो, सारे डेटा तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं है, कुछ क्लीन डेटा है, कुछ वेस्ट डेटा, कोई डम डेटा है, तो ये सारे डेटा अगर तुम लेने लगोगे तो तुम सारे सबोटाइज हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो मशीन को भी टीच करने में इंस्ट्रक्टर चाहिए जो मशीन को गाइड कर सके कि भाई इस तरह का डेटा आता है और जब ये डेटा आएगा तो एक बार तुम मुझसे कंफर्म भी करोगे। तो डॉक्टर साहब, इस बिंदु पे थोड़ा और बढ़ करके एक इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और चैट जीपीटी का उदाहरण ले लेते हैं कि आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज़ आ गई चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी लोगों के बिहेवियर को या काम करने की काबिलियत को मैं इस प्रकार कहना चाहूँगा कि कम कर रही है कि किसी को कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, किसी को कोई आर्टिकल लिखना है, किसी को कोई कैलकुलेशन करना है, तो वो आज की डेट में चैट जीपीटी का सहारा ले रहे हैं। और विशेष रूप से ये चिंता के विषय युवाओं को अगर आप देखें तो उनके एक बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहा है, वो उनकी डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है। तो क्या ये कल को जाकर के हमारे ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ पे भी असर कर सकता है? अगर हमारे युवा आज की डेट में मान लीजिए अपना होमवर्क करने के लिए या कुछ उनको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, उसके लिए अगर चैट जीपीटी का प्रयोग कर रहे हैं जो कि आसानी से उनको सब कुछ बना के दे रहा है, तो इसको आप भविष्य में उनके ऊपर नेगेटिव असर ही होते देखेंगे या कैसे देखेंगे आप इसको? मैं एक बड़ा सिंपल सा आपको एग्जांपल देते हैं, जी आप हिलेरियस, मतलब हंसी मजाक वाला जी एग्जांपल जी। है। मैं कोट नहीं करूँगा, मत मुझे बताया गया, दोनों तरफ से कंफर्मेशन हुई। एक इंटरव्यू था ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब मैं नाम वो भी नहीं लूँगा, बड़ी जी। ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें नाम, और एक पोजीशन के लिए था। तो कैंडिडेट ने बोला कि मैं इस पोजीशन के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू देना जा रहा हूँ, मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके आंसर के सही दीजिए। उसने चैट जीपीटी ने मुश्किल से फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में दे दिया, साथ साथ। अच्छा। वो बंदा गया, सॉरी बंदी गई, इंटरव्यू दिया, जी और इंटरव्यू देने के बाद जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ
तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि सेम वही 7 क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए जो इंटरव्यू वाले थे उन्होंने इंटरव्यू पूछा। अच्छा। तो बोले कि सर, और बोला मैंने तो वही आंसर दिया जो चैट जीपीटी साहब ने मुझे सिखाया था। तो वो आई, बोली सर मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं तो पूछा, तो हमने बोला तुम्हारा दोष नहीं है, ये तो तुमने पूछा। उन भाई साहब ने भी वही पूछा कि कैंडिडेट जो आ रहा है इसको पोजीशन के लिए, उससे मैं 7 क्वेश्चन क्या क्या पूछूं, तो उसने भी दिया, तो उसने दोनों को क्लब कर दिया। अच्छा अच्छा। सो ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। जी। ये खेल क्या है? जी, ये सर्च इंजन का खेल है, एपीआईज है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप गूगल में सर्च कर रहे हो, वो उधर से उठा रहा है, वो उधर से रहा है, तो वो आपके डेटा से ही डेटा को खेल रहा है। जी जी। तो ये बहुत डिजास्टर है। मतलब आप एक लेवल तक उसको यूज़ करिए, जैसे आपको पैराफ्रेजिंग करनी है, एक अच्छे मॉडल पे ले जाना है, एक अच्छी लैंग्वेज पे ले जाना है, लेकिन आप जहाँ पर अपनी फाइल की नोट शीट और अपनी पॉलिसी पेपर और सारी चीज़ अपलोड करने लगेंगे जी, देन तो भगवान श्री राम मालिक हैं फिर। तो डॉक्टर साहब, लेकिन आपको नहीं लगता कि कन्वीनियंस ह्यूमन नेचर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है? कन्वीनियंस है, हम लोग हर चीज़ आरामदेह जो होती है उसके पीछे चले जाते हैं। तो ऐसे में वो है, लेकिन ये बहुत खतरनाक मूव है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बड़ी सिंपल बताता हूँ। मेरे प्रोफेसर ने मुझे ये सिखाया था कि कोई दुनिया में कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आती। बिल्कुल। तो अगर चैट जीपीटी या आपको जो भी ABC, जो भी आपकी जेमिनी है या जो भी सर्च इंजिन्स हैं बेसिकली, वो आपको एक्सेस दे रहे हैं और आपके डेटास को आपके लिए तत्पर हैं सर्विसेज देने के लिए, आपको क्या लगता है कि वो आपके डेटास को आपके ऊपर कोई परोपकार कर रहे हैं या आपसे बहुत ज़्यादा वो हैं कि ऑब्लाइज्ड है कि ये काम कर रहे हैं? दे आर टेकिंग ऑल योर डेटास। सो डेटा इज गोइंग, यू नेवर नो कहाँ डेटा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इंटीग्रेट ऐसा कर दिया है। तो हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के भी हैं। तो कहीं मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दिया और ये अभी हुआ है 15 दिन पहले। जी जी। कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू पूछा और उधर से हुआ। तो ये कोई इंडिया में नहीं हुआ है, ये हर जगह हो रहा है। कई कंट्रीज ने तो बैन कर दिया उसको। कि मेरा मुख्य बिंदु वही था कि जैसे अब इस प्रकार से अगर डिपेंडेंसी विशेष रूप से हमारे युवाओं की बढ़ रही है चैट जीपीटी में, मान लीजिए उनको कोई नोट्स प्रिपेयर करना है, उन्होंने सीधा एक कमांड दिया, नोट्स प्रिपेयर होकर के आ गया, उनकी अपनी कैपेबिलिटी पे इससे असर पड़ रहा है। तो ये बहुत आगे चल करके खतरनाक उनके डेवलपमेंट के लिए भी हो सकता है। माइंड ब्लॉकेज, माइंड शार्पनेस एकदम खत्म होती है, एक्यूमेन आदमी का खत्म हो जाएगा इससे पूरी तरीके से। सोचने समझने की शक्ति एकदम मॉडरेट हो जाएगी। आज के समय में लोगों को मैंने देखा है कि पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। ई बुक लिया, उसको अपलोड किया और लिख दिया कि 2 पेज में इसकी समरी दे दो मुझे। एक समय था जब हमें बहुत सारे फोन नंबर्स याद रहते थे, मुझे याद रहते थे, और हम जब पढ़ते थे तो कितनी सारी बुक्स पूरे फैली रहती थी, इधर से भी नोट्स बनाया और फिर कंपाइल करके। जी बिल्कुल सेम वही हो रहा है, सारी अलग अलग बुक्स हैं, सब कुछ है, कंपाइल भी वही हो रहा है, लेकिन चैट जीपीटी साहब कर रहे हैं वो। और इसमें क्या था कि नोट्स हमारे पास थे, ये नोट्स आपने पब्लिक डोमेन में डाल दिया है सारा। तो अब वो यहाँ जा रहा है, चाइना जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है। भाई आपने ओपन एक्सेस में डाल दिया, या आपने सपोज एक PDF फाइल बना के गवर्नमेंट की या नोटशीट बना के कुछ भी डाल दीजिए। मेरा बड़ा सिंपल सा फिलॉसफी है कि नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड। अगर गूगल भी कोई सर्विसेज दे रहा है और गूगल में हम कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि ये क्लोज डोमेन का है, मतलब ये एक लिमिटेड LLM है, बाहर नहीं जाएगा, लेकिन हाउ यू नो? तो अभी डॉक्टर साहब, अभी हमारी विदेशी कंपनियों पे थोड़ी निर्भरता है। ये जैसे आपने अभी गूगल का उदाहरण लिया, सब तमाम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, परंतु कल आगे चल करके मान लीजिए हमारी कोई अपनी हिंदुस्तान की अपनी इंडिजिनस कंपनी भी इस तरह का एक प्रयास करती है और अच्छा करने लगती है, चाहे वो ईमेल का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो गूगल जैसा प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म हो, तो क्या गारंटी है कि कल को वहाँ पे जो हमारा डेटा जा रहा है वो सिक्योर है जस्ट बिकॉज कि वो हिंदुस्तानी कंपनी है? क्या ये कहना उचित है या नहीं? वो भी उसी प्रकार से उसका उपयोग करेंगे? डेटा लोकलाइजेशन एक टर्मिनोलॉजी आती है कि भैया हमारा डेटा हमारे देश में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो वो बेसिकली एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं LLM की, जेनेटिव LLM की बात कर रहे हैं, बड़ा डेंजरस टर्मिनोलॉजी इसको हम बोलते हैं। तो ये अगर हमारा इंटरफेस है, हमारा सॉफ्टवेयर है, हम यही यूज़ कर रहे हैं, हमारे उस परिवेश में रह रहा है, तो वो ठीक है। लेकिन आप बाहर के नेटवर्क को अपने उस पर लेके और उसमें डेटा अगर आप डाल रहे हैं, तो वो तो इट्स गॉन। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर हमारा खुद का अपना होगा। और
मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो काफ़ी एम्फेसिस किया हुआ है कि भाई अब तो वो उनका ये है कि हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी अपना खुद का होना चाहिए, और अपना एलएलएम भी, जेनेटिव एलएलएम की पूरी वो बहुत मेजर थ्रस्ट चल रहा है कि सारी इसको इम्प्लीमेंट करो अपना खुद का, तो हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन सॉइल्स के इन एप्लीकेशन पे रिड्यूस हो जाएगी। और एक बार रिड्यूस होती है देन वी आर सिक्योर्ड। जी जी। फिर हमारा डेटा वोटा सारा जितना भी है वो सिक्योर्ड रहेगा, क्योंकि अभी जब डेटा हमारा बाहर जा रहा है, उसका क्लाउड ऑपरेट हम यहाँ कर रहे हैं और होस्ट हो रहा है वो वर्जीनिया में, जी जी, या हांगकांग में, जी, पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ जा जी, रहा है जी, डेटा। बिल्कुल, तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसपे मतलब, और इंडिया काम तो कर ही रहा है इस पे। अभी देखिए ये अगर आप और मैं एक ही एज ग्रुप के हैं, अगर आप देखें तो ये लास्ट के 8-10 साल के अंदर टेक्नोलॉजी का एकदम रिवैम्प आया है बहुत तेज़ी से। नहीं, टेक्नोलॉजी पहले भी चल रही थी, लेकिन जो शूट अप हुआ एकदम, जो इस तरह से यूटिलाइजेशन हुआ और फ्यूजन हुआ है आदमी की डे टू डे दिनचर्या में, वो लास्ट के 8-10 साल में ही बहुत तेज़ी से आया है। जी। तो इट विल टेक सम टाइम बट थिंग्स विल मूव। और माईटी भी काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, और पीएमओ सेक्रेटरीट आप जिसकी बात करते हैं जहाँ पर एआई मिशन विशन है, तो चीज़ें इट्स गोइंग ऑन। आखिरी आपसे प्रश्न डॉक्टर साहब की, एक सुरक्षा विशेषज्ञ होने के नाते क्या ये कहना कितना उचित रहेगा या समझना कितना उचित रहेगा कि जो हथियारों से संबंधित जो हमारे जितने देश हैं जो कि आविष्कार की पंक्ति में सबसे आगे खड़े रहे, तो क्या उन्होंने हमें हिंदुस्तान को अपने फील्ड में मैच खेलने पे मजबूर कर दिया है? ऐसा लगता है आपको कि उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी जो है बदल दी है और हमें अब उसको पकड़ना पड़ रहा है, ऐसा है? नहीं, कितना ठीक है, ऐसा कहना कितना सही होगा? नहीं, एक हद तक सही है जी, लेकिन हम खेल अपने शर्तों पे अब खेल रहे हैं, हम अपने रूल्स पे खेल रहे हैं, वो हमें नहीं कंपेल कर रहे हैं जी। और सो इट्स समथिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी एकदम शूट अप हुई सारी चीज़ में, इसका एकदम ड्रास्टिकली इन्वेजन्स हुआ, तो मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो मैंने आपको एक शुरू में एक पंच लाइन दी थी कि अडॉप्ट टेक्नोलॉजी अदरवाइज टेक्नोलॉजी विल अडॉप्ट यू। तो ठीक है, जी, कंपेल हुए हमने किया भी, लेकिन सबसे बड़ी जो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक स्टेटमेंट में दे रहा हूँ कि हम खेल रहे हैं गेम, लेकिन हम अपने शर्तों पे खेल रहे हैं, तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। और जहाँ तक अगर हम बात करते हैं एक इंटरनेशनल सिनेरियो में, सी एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर देम से। अगर आप रशिया की बात कर लें, यूएस की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, साउथ कोरिया की बात कर लें, हर कंट्री इस समय होड़ मची हुई है। बेसिकली आप देखें टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, टेक्नोलॉजी को फ्यूजन करना अपने सारे पहलू पे, नॉट ओनली डिफेंस, फिर अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्व, रिफाइनरी, एनर्जी, हेल्थ और सारी चीज़ें। तो जो बेसिकली ये एक नीड है, ये इट इज़ देयर एंड वी आर वर्किंग ऑन हार्ड ऑन दैट। तो हिंदुस्तान को डॉक्टर साहब, आप अभी पिछले 10-11 वर्षों में आप किस तरह से देखते हैं कि हमने कितना अचीव कर लिया है, कितना अचीव करना बाकी है, हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है? अगर आप इस पे 1-2 लाइन बताएं हमारे दर्शकों को। इंडिया में, भारत में देखिए, हमने काफ़ी हद तक, जैसे क्वांटम है, क्रिप्टोलॉजी है और सिक्योर्ड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने यूज़ किया एआई का यूज़ किया गया है उस पर, और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन मेकिंग सिस्टम बहुत रॉबस्ट हो गया है हमारा, तो वो काफ़ी हद तक वी आर एट पार, लेकिन वो थोड़ा सा वी आर वर्किंग इनफ। और जो एक मैंने सबसे बड़ी चीज़ देखी कि सबसे मतलब एक तरह से एडवाइस है, और दूसरा मैं कहना भी चाहता हूँ कि जो एक नीड फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है हमें। अगर वो बन गया, एक फ्रेमवर्क खांचा तैयार हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि समवन विल डेयर टू टच अस। फिर हम एक ऐसा एक लक्ष्मण रेखा बना देंगे कि उसमें एआई, क्वांटम, फ्यूजन सब कुछ खेलने लगेंगे सारी, और एक सिक्योर्ड लेयर बन जाएगी। तो एक इसका बहुत बड़ा थ्रस्ट है कि नीड फॉर एन आर है कि
एक हमें नेशनल बेसिकली सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन करना चाहिए, जो कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को भी एड्रेस कर सके और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी एड्रेस कर सके। तो उसमें आपकी डिफेंस भी आ जाएगी, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडिया की भी आ जाती है, पुलिसिंग भी आ जाती है, सारी चीज़ें उसमें सारी चीज़ की कमियां दूरी हो जाएंगी। फिर आपको वीडियो एनालिटिक्स करना, फॉरेंसिक करना, वॉइस फॉरेंसिक करना, एवरीथिंग विल बी क्लियर एंड क्रिस्टल। तो वी आर एट पार, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड थिंग्स विल मूव इन राइट डायरेक्शन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला। आशा करते हैं कि आप पुनः हमारे स्टूडियो में हमारे लिए समय निकालेंगे। इसी शुभकामना, नमस्कार।